हेलो फ्रेंड्स, आप सबके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। आयुर अड्डा की टीम आपके लिए लेकर आया है आयुर 1.0 क्रेश कोर्स, जो मेनली उन स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल है जिन्होंने इसी ईयर बीएमएस के अंदर एडमिशन लिया है। इस फ्री क्रेश कोर्स के अंदर हम NCISM 2021 सिलेबस के अनुसार सभी सब्जेक्ट को कवर करेंगे ताकि आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की तैयारी बिना किसी चिंता के कर सकें। तो आइए और जुड़े हमारी टीम के साथ। बिल्कुल ही आसान और सिंपल भाषा के अंदर हम आयुर्वेद के सभी सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएमएस फर्स्ट प्रॉप के अंदर 5 सब्जेक्ट है, जिसके अंदर रचना शारीर, इसके साथ मॉडर्न एनाटॉमी, क्रिया शारीर, इसके साथ फिजियोलॉजी, पदार्थ विज्ञान, संस्कृत और संहिता। संहिता के 2 पार्ट है, जिसके अंदर हम अष्टांग हृदय भी पढ़ेंगे और चरक संहिता के 10 चैप्टर भी पढ़ते हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर हम अष्टांग हृदय को शुरू करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम बेसिक पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर अष्टांग हृदय का पहला चैप्टर यानी कि आयुष काम्य अध्याय शुरू करते हैं। तो गाइज, हम आपको बता दें कि अष्टांग हृदय एक संहिता का ही पार्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट रहता है कि अष्टांग हृदय एक अलग सब्जेक्ट है, चरक संहिता अलग सब्जेक्ट है, संहिता अलग सब्जेक्ट है, लेकिन नहीं। ये सबसे पहले अपन को माइंड के अंदर सेट करना है कि जो संहिता का पार्ट जो होता है उसमें 2 सब्जेक्ट आते हैं, अष्टांग हृदय और चरक संहिता। फर्स्ट प्रॉप के अंदर आपको अष्टांग हृदय पढ़ना है और चरक संहिता पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं आयुष काम्य अध्याय। तो सबसे पहले इस आयुष काम्य का मतलब क्या होता है ये हमको समझना है। इसके लिए एक छोटा सा श्लोक है, जो कोटेशन है, वो भी अपन को याद रखना है। मैं आपको वो श्लोक ही बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको आपको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में लिखना ज़रूरी है। जो भी ज़्यादा श्लोक है, फालतू श्लोक है, वो आपको याद नहीं करना है। मैं आपको जो श्लोक बताता हूँ वो ही आपको याद करना है, वो आपको बाय हार्ट कर लेना है। तो सबसे पहले आयुष काम्य अध्याय का अपन मतलब समझते हैं कि इसका एक छोटा सा श्लोक है, आयु काम्यन्ते ये ते आयुष कामः ते भयो हितो अध्याय आयुष काम्ये, जिसमें आयु का मतलब उम्र यानी कि इंसान की एज, काम्यन्ते यानी कामना करने वाला, ये ते आयुष कामः ते भयो हितो अध्याय आयुष काम्ये। हितो अध्याय यानी कि जो हितकर हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट होता है, जो हमारे लिए हितकर होता है, आयुष काम्य अध्याय वो है कि जो अध्याय दीर्घ आयु की कामना करता है उस अध्याय को आयुष काम्य अध्याय बोलते हैं। अर्थात देखो यहाँ पे लिखा है, अर्थात स्वस्थ और दीर्घ आयु की कामना करने वालों के लिए जो हितकर अध्याय है वह आयुष काम्य है। इतना समझ गए आप? तो ये श्लोक आपको याद रखना है। अब हम पढ़ते हैं आयुर्वेद का महत्व, कि हमारे जीवन के अंदर हम आयुर्वेद को क्यों पढ़ते हैं, इसका हमारे लाइफ में क्या महत्व है। तो इसका भी एक कोटेशन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखना है। तो सबसे पहले अपन को धीरे धीरे इसको पढ़ना है। जिसको भी थोड़ा डिफिकल्टी हो रही है, टेंशन बिल्कुल भी ना ले, हम इसको बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर आपको समझा रहे हैं। तो देखो इसमें लिखा है, आयु काम्ये मानेन धर्म अर्थ सुख साधनम, यानी कि जैसे ये बड़ा शब्द है तो इसको हमको तोड़ के पढ़ लेना है, धर्म अर्थ सुख साधनम आयुर्वेद उपदेशु विधेय परमादर। तो इस कोटेशन की व्याख्या धर्म अर्थ सुख साधन से शुरू होती है, यानी कि धर्म अर्थ सुख इन सभी का जो साधन होता है वो आयु है। मतलब यदि आपके पास आयु नहीं है, आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, आपके पास बहुत सारा सुख है, तो फिर कोई मतलब नहीं उस सुख का, उस पैसे का, उस चीज़ का कोई भी मतलब नहीं है। यानी आपके पास यदि आयु है तो आपके पास सब कुछ है। इसका सीधे सिंपल में ये हुआ कि धर्म अर्थ और सुख की प्राप्ति का एकमात्र साधन आयु है। आयुर्वेदोपदेशु विधेय परमादर, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी व्यक्ति आयु की कामना करता है उसको आयुर्वेद के उपदेशों का आदर करना चाहिए। मतलब कि आयु की कामना करने वाले पुरुष को आयुर्वेद के उपदेशों का विशिष्ट आदर करना चाहिए। तो समझ में आ गया आपको? ये श्लोक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आपको कहीं पे भी डाउट लगे कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आप चैट कर सकते हैं, जो भी आपको पॉइंट समझ में ना आए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आयुर्वेद का अवतरण कैसे हुआ, इस संसार के अंदर आयुर्वेद कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, कहाँ से ये निकला, इस अवतरण को हम समझते हैं। तो फ्रेंड, इसका भी कोटेशन है, इसका भी श्लोक है, लेकिन वो आपको याद नहीं रखना है। जो मैंने आपको व्याख्या दी है वो आपको याद करना है। आयु के वेद आयुर्वेद का ब्रह्मा ने स्मरण किया, यानी कि आयुर्वेद का जो ज्ञान है ब्रह्मा जी ने स्वयं ने स्मरण किया
तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट MCQ बनता है कि वर्मा जी को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ। तो वर्मा जी को ज्ञान स्वयं के स्मरण से प्राप्त हुआ और वर्मा जी से ज्ञान प्रजापति को दिया गया और प्रजापति ने आयुर्वेद का ज्ञान दोनों अश्विन दस्र और नासत्य को दिया। यह आपको याद रखना है। और अश्विनों ने ये ज्ञान सहस्त्र यानी कि इंद्र भगवान को दिया और इंद्र भगवान ने इस प्रकार के उपलब्ध आयुर्वेद के ज्ञान से आत्रेय आदि मुनियों को अवगत कराया और मुनियों ने इस ज्ञान को अग्निवेश आदि को दिया। अग्निवेश आदि ने आयुर्वेद को पृथक पृथक तंत्रों की रचना की। अब हम इसको सिंपल भाषा के अंदर समझते हैं कि हमको मेन इसके अंदर याद क्या रखना है। तो आप इस स्क्रीन पे एक चार्ट देख सकते हैं कि सबसे पहले वर्मा जी आते हैं। वर्मा जी को ज्ञान आपके अपने स्मरण से प्राप्त हुआ। वर्मा जी ने दक्ष प्रजापति को ज्ञान दिया और दक्ष प्रजापति ने अश्विन कुमारों को ज्ञान दिया। 3 पॉइंट समझ आए। इसके बाद हम देखते हैं कि अश्विन कुमारों ने जो ज्ञान है वो इंद्र भगवान को दिया और इंद्र भगवान ने ज्ञान भारद्वाज को दिया है और भारद्वाज ने ये ज्ञान आगे ट्रांसफर कर दिया आत्रेय पुनर्वसु को। ये जो पेडिग्री है आपको याद रखनी है। और इसके आगे भी ये है कि आत्रेय पुनर्वसु के 6 शिष्य थे, अग्निवेश, बेल, जतुर्कर्ण, पराशर, हारित और क्षारपाणी। तो इस प्रकार आयुर्वेद का अवतरण हुआ। ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमारी आयुर 1 पॉइंट सीरीज से जुड़े रहें, आपको बिल्कुल ही सहज सिंपल भाषा के अंदर हम समझाएंगे। अब हम अपने अध्याय के अंदर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला नेक्स्ट टॉपिक है अष्टांग हृदय की महत्ता। कि आयुर्वेद के अंदर भाई हम अष्टांग हृदय पढ़ तो रहे हैं, लेकिन इसका महत्व क्या है, इसको क्यों उत्पन्न किया गया, अष्टांग हृदय को क्यों लाया गया। तो इसके लिए व्याख्या ये है कि अग्निवेश आदि के द्वारा रचित तंत्रों के इधर उधर बिखरे हुए विषयों के उच्चतम क्षार भाग को लेकर इस अष्टांग हृदय नामक ग्रंथ की रचना की गई। जैसा कि हम सब ने देखा कि आयुर्वेद के अवतरण के अंदर आत्रेय पुनर्वसु को सबसे लास्ट में ज्ञान प्राप्त हुआ और आत्रेय पुनर्वसु ने अपने 6 शिष्यों को ज्ञान दिया, जिसके अंदर अग्निवेश मुख्य है। अब अग्निवेश आदि के द्वारा रचित तंत्रों को इधर उधर बिखरे हुए विषयों के उच्चतम क्षार भाग को लेकर अष्टांग हृदय नामक ग्रंथ की रचना की है। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे ग्रंथों में से सार भाग को निचोड़कर अष्टांग हृदय के अंदर संग्रहित किया गया और इस अष्टांग हृदय के अंदर हम जो भी पढ़ेंगे वो ना तो ज़्यादा विस्तृत पढ़ेंगे और ना ही ज़्यादा संक्षिप्त रूप में पढ़ेंगे। तो सीधे साधे सिंपल भाषा के अंदर ये है कि मुनियों ने बहुत सारे ग्रंथों की रचना कर दी। अब हम उन ग्रंथों को तो पढ़ नहीं सकते, उसके लिए क्या हुआ कि जो मुख्य पार्ट है, जो मुख्य उच्चतम सार भाग है, उसको छांट करके एक अष्टांग हृदय नामक ग्रंथ की रचना कर दी गई, जिसको हमने आज शुरू किया है, जिसको हम आज पढ़ रहे हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है अष्टांग आयुर्वेद, यानी कि आयुर्वेद के 8 अंग। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के अंदर आता है, यूनिवर्सिटी में भी कई बार पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको इसकी एक कोटेशन, इसका एक श्लोक याद रखना है। इसका श्लोक ये है कि काय बाल ग्रहो ऊर्ध्वांग शल्य दृष्ट जरा वर्षान अष्टांग अंगानी तस्याहु चिकित्सा येसु संसृता। तो ये जो कोटेशन है आपको याद रखना है। इसका मतलब ये हुआ कि काय यानी कि जनरल मेडिसिन, काय चिकित्सा, बाल यानी कि बाल रोग, पीडियाट्रिक्स, ग्रह यानी कि भूत विद्या, ऊर्ध्वांग यानी कि शालाकीय ENT, शल्य यानी कि सर्जरी, दृष्टा यानी कि टॉक्सिकोलॉजी अगध तंत्र, जरा यानी कि रसायन तंत्र, वर्षान यानी कि साइंस ऑफ एप्रोडिएसिस वाजीकरण तंत्र, अष्ट अंगानी तस्याहु चिकित्सा येसु संसृता। इसका मतलब ये हुआ कि इन 8 अंगों के अंदर सभी चिकित्सा उपलब्ध है, उपस्थित है। तो अब हम एक छोटा सा डायग्राम देखते हैं जिसके अंदर अष्टांग आयुर्वेद को दर्शित किया गया है। अब हम इस ब्रांच को थोड़ा डिटेल के अंदर देखते हैं, जिसमें काय चिकित्सा यानी कि जनरल मेडिसिन। इसके अंदर क्या होता है कि शरीर के सभी अंग में होने वाले बुखार हो गया, अपस्मार रोग, कुष्ठ रोग, अतिसार रोग, यानी कि सभी अंगों के अंदर जो भी डिजीज होती है आप जनरल मेडिसिन के अंदर उसका विधान कर सकते हो, उसको मतलब ठीक कर सकते हो। आयुर्वेद के उसी अंग को हम काय चिकित्सा बोलते हैं। उसके बाद है बाल तंत्र, बाल रोग, पीडियाट्रिक्स, जिसको आयुर्वेद के अंदर कोमार भर्त्य बोला गया है। इसके अंदर बालकों के अंदर जो भी डिजीज देखते हैं, बालकों के अंदर जो भी हम विकार देखते हैं, उन सभी विकारों का विधान चिकित्सा की ब्रांच के अंदर किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं ग्रह चिकित्सा यानी कि भूत विद्या यानी कि साइकोलॉजी। आयुर्वेद की इस ब्रांच के अंदर हम उन बीमारियों को ठीक करते हैं जो साइकोलॉजी से संबंधित हो। तो आज के टाइम साइकोलॉजी संबंधित जो भी डिजीज है उन सभी डिजीज की चिकित्सा ग्रह विद्या
के अंदर उपलब्ध है। इसके बाद हम देखते हैं ऊर्ध्वांग चिकित्सा यानी कि सालाकीय। साइंस ऑफ डिजीज स्पेसिफाई टू सुप्रा क्लेविकुलर रीजन, यानी कि अपनी जो क्लेविकल बोन होती है उसके ऊपर के पार्ट के अंदर, जैसे आइज, ईयर, नोज, माउथ, थ्रोट, इन सभी की जो चिकित्सा है वो ऊर्ध्वांग के अंदर आती है, अपने सालाकीय तंत्र के अंदर आती है। इसके बाद हम देखते हैं शल्य यानी कि सर्जरी, जो कि आप सभी को पता है। उसके बाद दृष्टा, अगत तंत्र, टॉक्सिकोलॉजी यानी कि विष चिकित्सा इसके अंदर देखने को मिलता है। उसके बाद जरा यानी कि रसायन तंत्र, इसके अंदर हम ऐसे आयुर्वेद के रसायन पढ़ेंगे जो आयु, बल, बुद्धि इन सभी को बढ़ाने वाला होता है, जो हम रसायन तंत्र के अंदर पढ़ते हैं। इसके बाद हम व्रस यानी कि वाजीकरण तंत्र को पढ़ते हैं। इसके अंदर रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम जो भी होती है वो यहाँ पे सॉल्व किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के अंदर हम इतना ही टॉपिक कवर करते हैं और आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करते हैं। आपको कितना समझ आया ये आप कमेंट करके जरूर बताना, और जहां तक हमने कवर किया है इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और आप हमको सपोर्ट कीजिए गाइज। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।